अगर आप लोग लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं या तो फिर उसके अंदर एसआईपी करते हैं तो आप इसे बंद कर दीजिए। खैर, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्या होता है कि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपी वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रेवेन्यू है, अपनी जितने भी मंथली इनकम है, उसमें से कुछ परसेंट पैसा लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड के अंदर होता क्या है कि जो कोई भी एक्टिव लार्ज कैप फंड होते हैं वो लोग जो है उसको जो उनके फंड मैनेजर हैं वो लोग उसे मैनेज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां हैं, जैसे कि इंडिया की अगर स्टॉक मार्केट की बात करी जाए तो यहाँ पर करीब करीब 100 से 150 इतनी ही लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो उन 100 या 150 कंपनीज में से वो लोग 20 जितनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर किस कंपनी को कितना अलोकेशन देना है वो सब वो लोग डिसाइड करते हैं और उसके बाद में आपके पैसे को उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब खैर, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि ज़्यादातर लार्ज कैप के जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, वो लोग यहाँ पर बेंचमार्क जो होता है उसको भी, अपने बेंचमार्क को भी ये लोग जो है कम्पीट नहीं कर पाते। और ज़्यादातर इन लोगों का बेंचमार्क क्या होता है, निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी ये लोग यहाँ पर बीट नहीं कर पाते और यही सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। अब खैर, ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा और आपको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको, अगर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसे किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स और कंटिन्यूस रिटर्न मिलते रहें। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग लार्ज कैप की इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जो भी लार्ज कैप के फंड मैनेजर होते हैं वो लोग किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो वो लोग अब जब भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं उस फंड के लिए, तो वहाँ पर 20 जितने स्टॉक जनरली सिलेक्ट किए जाते हैं, 20 से 30 स्टॉक। अब वो लोग क्या करेंगे कि भाई, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात आ गई तो एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक को उन लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात आ गई, बोले कि यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लेंगे। अगर आईटी सेक्टर की बात आ गई तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब कंपनीज को ले लेंगे। तो उसके अंदर होता क्या है कि इन जनरल ये लोग हाईली पोटेंशियल वाली कंपनीज को तो ढूंढते हैं, लेकिन जो कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल होती है उसके अंदर वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां पीछे छूट जाती है। टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करी जाए तो वो पिछले काफ़ी सालों से लॉस मेकिंग कंपनी रही है, उसने कुछ बड़े प्रॉफिट्स लाकर नहीं दिए। रिसेंट क्वार्टर के अंदर ही कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, लेकिन उस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि जो टाटा मोटर्स है वो निफ्टी 50 के अंदर जरूर से है, लेकिन काफ़ी सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करी जाए जो कि लार्ज कैप कंपनी के ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर हमें टाटा मोटर्स देखने को नहीं मिलता है। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का, कि उसके अंदर सभी अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है वो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। जबकि यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करी जाए तो निफ्टी 50 को जो है वो उसके फ्री फ्लोट के हिसाब से कंपनीज़ को उसके अंदर सिलेक्ट किया जाता है और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर कंपनीज़ को रखा जाता है। और निफ्टी 50 एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे ही अलग अलग सेक्टर की सारी ही कंपनियाँ आ जाती हैं। हम लोग जब भी मार्केट की बात आती है तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 को देख लिया और फिर बोल दिया कि भाई मार्केट अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के बेसिस पर ही हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इन लोगों के जो अलोकेशंस होते हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी कंपनियां मिस हो जाती है। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर 50 की 50 बेस्ट कंपनियां आ चुकी हैं। तो आपको यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है लार्ज कैप फंड के अंदर, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही रेकमेंड करूँगा कि आपको निफ्टी 50 के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन लॉन्ग टर्म हॉराइजन अगर आप 10 साल या 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर एसआईपी करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ईयरली 15% जितने रिटर्न यहाँ पर इजीली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 आने वाले टाइम के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग 15 या 20 साल के अगर आने वाले सालों की बात करी जाए तो निफ्टी 50 आपको ईयरली 20% जितने भी रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होगा और ऊपर से इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। लोगों के पास स्मार्टफोन आ चुके हैं तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर हम लोग बात करी जाए बैंकिंग सेक्टर की, तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर बैंकिंग का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर बैंक की अगर हम लोग बात करी जाए, धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो अब बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की या ऑफलाइन वहाँ पर उनके प्रेजेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अब डिजिटली हो जाएगा, तो बैंकों के लिए यहाँ पर जो उनके एसेट्स के अंदर जितना भी उन लोगों का पैसा लग रहा था वो भी बच जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के लिए ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा और उसके अंदर निफ्टी 50 आपको बेहतरीन रिटर्न ला कर देगा। तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से तो अच्छा यही है कि आप लोग निफ्टी 50 को प्रेफर कीजिए। अब बात आ जाती है कि सर निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? निफ्टी 50 का तो कोई स्टॉक है ही नहीं, निफ्टी 50 तो एक इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स हो जाता है ईटीएफ्स। आप ईटीएफ्स के जरिए किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के मैं 2-3 आपको अच्छे अच्छे ईटीएफ्स अगर रेकमेंड करूँ तो एक निपॉन इंडिया कंपनी है, तो उसका एक यहाँ पर ईटीएफ है जिसका नाम है निफ्टी 20। उसका यहाँ
पर HDFC बैंक का भी एक निफ्टी 50 का ETF है और एक SBI का भी यहाँ पर SBI बैंक का भी यहाँ पर एक निफ्टी 50 का ETF है। तो ये तीनों के बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया ETF है। और उसके अंदर भी अगर हम लोग बात करें SBI की ETF की, तो SBI का जो निफ्टी 50 का ETF है वो काफ़ी बड़ा EM वाला ETF है। तो उसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो और यहाँ पर निपॉन इंडिया के साथ भी आप लोग जा सकते हो। अब ये लोग ये ETF वर्क कैसे करते हैं कि जिस तरीके से निफ्टी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, जिस तरीके से निफ्टियाँ ऊपर या नीचे जाती हैं, उसी तरीके से बिल्कुल ये जो ETFs है वो लोग ऊपर और नीचे जाते हैं। और जितना निफ्टी 50 के अंदर जिस किसी भी कंपनी को जितना भी एलोकेशन दिया जाता है, ये बिल्कुल उतना ही एलोकेशन उन कंपनीज के अंदर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा इंडेक्स को कॉपी करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है इन ETFs को मैनेज करने के लिए, बस ये लोग अपने जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो इंडेक्स जिस तरीके से परफॉर्म करेगा ये ETF उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। आपको ऐसे IT और दूसरे अलग अलग सेक्टर के अंदर भी आपको ETF देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।